अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों। आज ईद का तीसरा दिन है और आप सबको ईद की खुशियां मुबारक। गो के मैं चांद रात से गायब हूँ, आपके साथ कोई राब्ता नहीं था। शाहिद रजा की मेहरबानी है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार वो आपको मार्केट की अपडेट्स वगैरह दें। अ, इस दौरान मेरा ख्याल है उमैर मुनीर भी आपको अपडेट करते रहे होंगे, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भी एक्सपीरियंस किया। पिछले कई सालों से मैंने मोबाइल को, लैपटॉप को हाथ तक नहीं लगाया। ये दो दो दिन विदाउट सोशल मीडिया, मेरी जो रियल सोशल लाइफ है उसमें मैंने गुजारे। मेरी फैमिली मसरूफियात की वजह से मैंने मार्केट पे कोई नज़र नहीं डाली। अब मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मार्केट में मैंने नज़र डाली, मुझे लगा कि मार्केट ये मेरी गैर मौजूदगी में भी इतना को बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं आया। मार्केट थोड़ी सी टेंस थी, लेकिन वो जो खास सपोर्ट लेवल्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के, उसको ब्रेक नहीं किया। अभी मार्केट दोबारा पंप कर रही है। अब सब सोच रहे होंगे कि यार क्या वजह है, मार्केट अब दोबारा क्यों पंप कर रही है और क्या ये इसी तरह मई के महीने में पंप करेगी या नहीं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो पिछले साल की बात आप देखें, पिछले साल 2020 के मेरा ख्याल है नवंबर अक्टूबर की बात है, शायद नवंबर अक्टूबर से मार्केट 2020 में पंप करना शुरू हुई और 2021 के अप्रैल तक मार्केट ने अच्छा खासा, इवन बीटीसी ने अपना फर्स्ट टाइम अपना 64,000 की प्राइस का ऑल टाइम हाई बनाया था। और ना सिर्फ बीटीसी बल्कि जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज की आल्ट कॉइन्स हैं, उन सब ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए। उसके बाद मई स्टार्ट हुआ, मई में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस हुए कि मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश किया। मई, जून, जुलाई वर्स्ट थे पिछले पिछले साल। अभी ये इस साल मई आप लोगों के लिए क्या रंग लेके आता है, वो मैं अभी आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ डाटा। सबसे पहले मार्केट क्यों पंप कर रही है, इसके पीछे कल की जो एफ ओ एम सी की मीटिंग है। एफ ओ एम सी यानी द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है उनकी एक मीटिंग होती है, जिसका पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को इंतजार होता है। और उस मीटिंग के बाद जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जरूरी नहीं क्रिप्टो मार्केट, वो फॉरेक्स मार्केट है, वो स्टॉक्स हैं या दीगर फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर उस एफओएमसी की मीटिंग का इम्पैक्ट होता है। तो कल वो इम्पैक्ट था, उसमें फेडरल रिजर्व अमेरिका की, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था वो एज एक्सपेक्टेड था, जैसे कि मार्केट में एनालिस्ट कह रहे थे। उन्होंने 50 बेस पॉइंट को ही मेंटेन रखा है। अगर तो वो 50 की बजाय 75 बेस पॉइंट यानी 0.75% इंक्रीज कर दे अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आप शरह सूद कह लें, अपना शरह सूद उन्होंने उसको इंक्रीज किया है उतना जितना एक्सपेक्टेड था। अगर वो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज कर देते तो मार्केट अच्छा खासा वोलाटाइल हो सकती थी और वो नेगेटिव मार्केट मजीद क्रैश कर सकती थी। ऐसा नहीं हुआ। अब मार्केट ज्यादा अ, इतना ज्यादा क्यों होपफुल है, इतना ज्यादा क्यों कॉन्फिडेंस के साथ मूव हो रही है, क्योंकि ना सिर्फ उसने ये बेस पॉइंट जो है वो 50 पॉइंट बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने आइंदा जून और जुलाई में भी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है उसमें भी उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम हम 50 बेस पॉइंट बढ़ाएंगे। 75% की जो ऑप्शन थी एनालिस्ट की नजर में, वो उन्होंने बिल्कुल ही रद्द कर दिया। इस वजह से मार्केट को थोड़ी सी जान मिली है। लेकिन अभी एक और अमेरिका की तरफ से डाटा आना है, सीपीआई रिपोर्ट, वो मेरा ख्याल है 11 या 12 मई को आएगी। उसके बाद पता चलेगा कि क्या मार्केट ने मजीद इस माह ग्रीन कैंडल बनानी है या कि रेड कैंडल बनानी है। तो आपने 11-12 को जहन में रख के तो फिर आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह करनी है। बीटीसी की तरफ अगर आप नजर डालें तो कल ये देख रहे हैं, जैसे ही एफओएमसी की मीटिंग उसका प्रेशर हुआ, प्रेशर के बाद जैसे इंफॉर्मेशन आई तो एकदम ना सिर्फ बीटीसी की प्राइस, मैं इथीरियम भी देख रहा था। इथीरियम और बीटीसी में ऐसे जैसे दोनों बहन भाई एक साथ ही मूव हुए, तो एकदम इनकी प्राइस ने पंप किया। इसने भी अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है इथीरियम ने, और इथीरियम को ये 3000 की प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है उसको 3200 की प्राइस पे नजर आएगी। इसी तरह बीटीसी की देखा जाए तो बीटीसी को अपनी 40,000 की जो जो प्राइस है, इस वाली ये जो मैं ट्रेंड लाइन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, शायद मेरी पिक्चर की वजह से नहीं आ रही होगी, अभी आपको नजर आ रही होगी। यहां से अगर ये ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर नेक्स्ट इसको रेजिस्टेंस बीटीसी की प्राइस को वो 42-43,000 की रेंज में है। तो इट ऑल डिपेंड्स। देखें अभी तो फिलहाल कोई ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यूज नहीं है जो मार्केट को बैरिश करे। मैं तो उम्मीद उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिन तक शायद मार्केट आपको इसी तरह ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई नजर आए। अच्छा जी, न्यूज की तरफ आए तो कैलिफोर्निया, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू किया है, जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी स्टेट में, कैलिफोर्निया में,
बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से इस तरह की रेगुलेशंस की जाएं कि ये जो इनोवेटिव मार्केट है ये इनकरेज हो, यहाँ पे बिजनेसेस जो हैं आपके सेटअप हो, माइनिंग वगैरह की जाए। वैसे तो वहाँ कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया में जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है हाईली एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे माइनिंग वगैरह लगाना जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्या ये जो गवर्नर है वहाँ के ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी वहाँ की जो एग्जेक्टिव है कि भाई इस तरह के कवानीन ऑफर करवाएं कि जिसमें माइनिंग करने वालों को आप सस्ती बिजली प्रोवाइड दें। अभी कोई ऐसी डिटेल नहीं है, लेकिन अगली न्यूज की तरफ आते हैं जी, एल सल्वाडोर की तरफ। अब मेन स्ट्रीम मीडिया एल सल्वाडोर की ये जो $1 बिलियन का बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड इशू करना था और उसको डिले कर दिया गया, उसके ऊपर अपनी अपनी पेशन गोइयां करना शुरू हो गया। ये मार्केट इनसाइडर की रिपोर्ट है, बिजनेस इनसाइडर की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एल सल्वाडोर का जो बीटीसी है वो इस वजह से डिले हो रहा है क्योंकि उनको एक भी बायर नहीं मिला। अब ये मुझे, मेरे लिए तो बीइंग अ क्रिप्टो एनालिस्ट या स्टूडेंट, मेरे लिए तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि एल सल्वाडोर को कोई बायर नहीं मिला। हालांकि पिछले दिनों मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि इन्होंने 1 बिलियन का बॉन्ड इशू करना है, लेकिन जो डिमांड है, डिमांड तो ये कह रही है कि $3 बिलियन का हमें बिटकॉइन बैक बॉन्ड इशू करें। तो खैर जब तक ये खुद कोई स्टेटमेंट नहीं देते या जब तक ये बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं बिटकॉइन बॉन्ड की, उस वक्त तक इस तरह की चेमगोइयां होती रहेंगी। और अगर अगर तो ये बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट वाकईतन जेन्युइनली इनसाइडर की रिपोर्ट है, वो कहते हैं ना जराए से ये खबर आई है, अगर तो वो जराए वाकईतन सही मुस्तनद हुए तो फिर मेरा मेरा ख्याल है ये बहुत बुरी न्यूज़ होगी जितने हम क्रिप्टो मार्केट के इंथ्यूजियस्ट हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा। इसको एक तरह का रोल मॉडल देख रही है पूरी क्रिप्टो मार्केट। जैसे अमेरिका की मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस को इन्वेस्टर वॉच कर रहे होते हैं, इसी तरह एल सल्वाडोर के एक्सपेरिमेंट को भी क्लोजली वॉच किया जा रहा है। अब तो एल सल्वाडोर से बात पनामा की तरफ चले गई है, फिर सेंट्रल अफ्रीकन वो जो कंट्री है उन्होंने भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर। अब 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दे चुकी हैं। अच्छा जी, सोशियो इन्होंने सोशियो ने चिलीज एक क्रिप्टो करेंसी है, अगर आपको नहीं पता तो चिलीज ये जो जितने स्पोर्ट्स क्लब्स हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको उनके फैंस टोकन इशू करते हैं। तो अभी इन्होंने मेजर लीग्स सॉकर यानी MLS के साथ अभी एग्रीमेंट किया। मेरा ख्याल है 26 के करीब क्लब्स हैं मुख्तलिफ, उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स किया है। वो 26 क्लब सोशियो और चिलीज के साथ मिलके अपने टोकन्स इशू करेंगे। वो टोकन्स उनके फैंस में के लिए होंगे ताकि वो फैंस वो टोकन बाय करें। जब वो टोकन बाय करेंगे तो वो क्लब की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो इसके अलावा अक्सर आप अगर ट्विटर वगैरह पे आपने फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट फैन है तो आपने आईसीसी को फॉलो किया होगा सोशल मीडिया पे, या आपने पीसीबी को किया होगा, या अगर आप इंडियन है तो इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको आपने किया होगा। तो अक्सर आप देखते हैं कि वो छोटे मोटे क्विज भेजते हैं कि ये पिक्चर आप बताएं ये किसकी बचपन की, किस स्पोर्ट्समैन की बचपन की पिक्चर है। तो ये जो सोशियो है, ये जो इस तरह की कनेक्टिविटी है फैंस के साथ, उसको भी यूं समझ लें कि मोनेटाइज करने का एक जरिया है। उसमें फैंस को ये कहेंगे कि भाई जो हमें जो टोकन होल्डर होगा इनका, इन क्लब्स का, वो टोकन होल्डर इस तरह कोई क्विज वगैरह आए तो उसमें पार्टिसिपेट करे, अगर वो विन करता है तो उसको गिफ्ट वगैरह देंगे। इस तरह ये हुआ कि फैंस को वो गिफ्ट वगैरह मिलेंगे। इस तरह फैंस क्लब जो है अगर कोई डिसीजन मेकिंग करता है तो वो फैन से अगर कोई राय लेना चाहे तो इस फैन टोकनाइजेशन के जरिए वो ले सकता है। तो एक तो ये साथ इन क्लब की फंड रेजिंग वगैरह होती है। तो ये मैं सारी आपको इंफॉर्मेशन इस वजह से दे रहा हूँ कि इससे ये मैसेज आपको मिलता है कि ये जो चिलिस क्रिप्टो करेंसी है इसमें बहुत फंडामेंटली जान है। आने वाले वक्तों में जितनी स्पोर्ट्स हैं, ये तो अभी ज्यादातर सॉकर को, फुटबॉल को ये टारगेट कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि जो दीगर फुटबॉल क्लब, फुटबॉल के अलावा जो दीगर स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है और जो स्पोर्ट्स हैं, अगर वो उनको भी टारगेट करते हैं तो आप इमेजिन करें कि चिलीज की डिमांड कहां तक जाएगी। तो चिलीज में बहुत पोटेंशियल है। और चिलीज के साथ साथ जो चिलीज की के ऊपर फैन टोकन्स लॉन्च होते हैं उनको भी आपने साथ साथ मॉनिटर करना है, क्योंकि अर्ली टाइमिंग में फैन टोकन भी बाय करें तो आपको अच्छा खासा उसमें से भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये सोशियो पे कौन कौन से क्लब को देखना चाहते हैं उनके फैन टोकन्स को, तो ये ऊपर socio.com वेबसाइट खोल लें,
यहाँ पे आपको ये टॉप पे सारे वो क्लब्स हैं जो ऑलरेडी इनके साथ एग्रीमेंट्स में है। तो इसको आप देख सकते हैं। चिलीज की टोकन की मैं प्राइस देख रहा था, इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस पे है। ये देखें, ऑलमोस्ट पिछले एक साल से, एक साल पुरानी जो चिलीज की प्राइस थी उसी प्राइस रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। अगर तो आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई बुरा टाइम है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले रिस्क मैनेजमेंट और ड्यू डिलिजेंस लाजमी करनी है। मेरी आपने इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना है, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने आज से शायद कोई 6-7-8 माह पहले की होगी, और 6-7-8 माह पहले मैंने की है तो मैंने तो हाईएस्ट प्राइस पे बाय किया हुआ, कोई मेरा ख्याल 40-50 सेंट पे किया होगा, और अभी तो प्राइस इसकी 20 सेंट पे है। तो मैंने तो लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है। आप भी अगर करना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, शिबा की तरफ से एक न्यूज़ है। शिबा ने अपनी जो इनकी मेटावर्स थी उसमें इन्होंने भी लैंड वगैरह अपने जो फॉलोअर्स थे उनके लिए ऑफर करवाई थी। तो पहले इथीरियम जिसके पास था वो शिबा की लैंड वगैरह को मेटावर्स से बाय कर सकता था, मिंट कर सकता था। अब इन्होंने कहा है कि जिसके पास शिबा इनो टोकन्स हैं वो भी शिबा इनो टोकन्स दे के वो लैंड्स मिंट कर सकते हैं। तो एक तरह की ये शिबा इनो की बर्निंग का एक मैकेनिज्म है जिससे उसकी सप्लाई कम होगी, और दूसरा उसकी यूटिलिटी बढ़ने की वजह से शिबा की प्राइस जो है वो पंप कर सकती है। शिबा की प्राइस का एक और कैटलिस्ट, एक और न्यूज़ है। गुच्ची ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि वो जितने भी उसके मर्चेंट है पूरी दुनिया में इस फैशन ब्रांड के, वो 10 क्रिप्टो करेंसीज के जरिए अपने कस्टमर्स को कहेंगे कि वो हमसे हमारी प्रोडक्ट्स वो खरीद सकते हैं। उसमें शिबा इनो भी है और डोज कॉइन भी है, और साथ साथ बीटीसी, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, रैप बीटीसी, लाइट कॉइन, ये सारी और स्टेबल कॉइन्स भी हैं। तो शिबा इनू की जो यूटिलिटी है उसके बढ़ने की वजह से उसके प्राइस के बढ़ने के चांसेस है, और शिबा इनू की प्राइस भी अच्छा खासा डाउन है। ये देखें, लास्ट ईयर एकदम जब इसने पंप किया तो लोगों को अच्छा खासा इसने बेनिफिट दिया। अभी दोबारा ऑलमोस्ट उसी रेंज में ये ट्रेड हो रही है। अगर आप शिबा इनो में भी थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। लाइक दोबारा अगर ये वापस आए स्पोर्ट्स लेवल पे तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, या अगर आप मजीद इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो फिर आप ये तकरीबन पॉइंट टेट्रा जीरो वन, हाँ हाँ, पेंटा जीरो 9 पे जाके आप एक बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर तो इसकी प्राइस मजीद नीचे क्रैश करती है, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि आप देखें पिछले कई हफ्तों से इस स्पोर्ट लेवल को शिबा की प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर मजीद कॉन्फिडेंस के साथ लगाना है तो आप नीचे से लगा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं। अगर कोई इस तरह की कोई न्यूज़, कोई इवेंट आती है तो प्राइस पंप होगी। अगर प्राइस पंप होगी तो उसका आपको बेनिफिट होगा। अच्छा जी, योगा लैब्स, ये एप टोकन के जो पीछे है कंपनी, उन्होंने अभी आपको याद होगा, मैं वैसे तो गैर हाजिर था, लेकिन उन्हीं दिनों इन्होंने अपना एक मेटावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया, साइड द अदर साइड के नाम पे। वो इतना ज्यादा कम्युनिटी में इतना ज्यादा हाइप थी उसके बारे में। मैं एक ट्वीट देख रहा था कि एक ऐसा इन्वेस्टर था जिसने इनकी जो मेटावर्स की लैंड बाय की है उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस दी है $46,000 उसने सिर्फ गैस फीस की पे की है। $46,000 सिर्फ उसने गैस फीस पे की है इनकी इनकी वो दी अदर साइड लैंड बाय करने के लिए। तो ये इतनी ज्यादा मार्केट में हाइप थी, और उस दौरान हाइप होने की वजह से, चूंकि ये अमीरों का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सेलिब्रिटीज हैं, इस वजह से लोग अंधाधुंध इनके एप टोकन के ऊपर भी, इनकी जो अदर साइड जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसको लेजर समझ के। तो इतना ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बहुत से लोगों की ट्रांजैक्शन फेल हुई। जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उससे गैस फीस जो आप पे करते हैं, जो ट्रांजैक्शन फीस, वो भी लॉस हो जाती है। तो उस ट्रांजैक्शन फीस के लॉस होने पे इन्होंने कहा था जी आपने टेंशन नहीं लेनी, जिस जिसकी ट्रांजैक्शन फीस हुई थी उन सब की हम ट्रांजैक्शन फीसें जो हैं वो रिटर्न करेंगे। तो ये देखें, उन्होंने सक्सेसफुली, वो कह रहे हैं कि अगर आप क्लेम करना चाहें तो आप ईथर स्कैन पे जाके अपने वॉलेट लिखें, वहां पे इंटरनल ट्रांजैक्शंस पे जाएं तो वहां पे आपका बैलेंस जो है इथीरियम की सूरत में दोबारा अपीयर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सी इन्फिनिटी की रिपोर्ट है। ऑक्सी इन्फिनिटी का मैं टोकन देख रहा था, वो भी जो टोकन है AXS मेरा ख्याल है, वो भी अच्छा खासा पंप कर रहा था। तो ऑक्सी इन्फिनिटी की
उनकी कम्युनिटी जो है एक्चुअली वो अब उनकी सपोर्ट में आई है। ये बिल गेन्स डॉट ईथ नाम की एक गिल्ड है, यानी गिल्ड से मुराद इन्वेस्टर का एक ऐसा ग्रुप है जो इन्वेस्टमेंट करके स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देता है। उन्होंने अब क्या इस तरह के, सिर्फ ये एक नहीं है, ऑक्सी कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने अब एसएलपी की बर्निंग का एक मैकेनिज्म किया है। वो ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर आप 50 एसएलपी बर्न करेंगे और बर्निंग के दौरान अगर आपकी ट्रांजैक्शन के लास्ट में 11 आ जाए, यानी ये जो बंदा है इसने कहा कि अगर आप 50 एसएलपी बर्न करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन के लास्ट में, जब आप ट्रांजैक्शन देखते हैं तो उसकी हैश पे लास्ट में अगर 11 आएगा तो आप वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे पेस्ट करें, हम आपको ये वाली ऑक्सी फ्री में देंगे। तो एसएलपी बर्निंग का ये सिर्फ एक नहीं है। एक मैं बंदे की ट्वीट देख रहा था, वो कह रहा था कि आप 50 एसएलपी बर्न करें, उस बर्निंग के ऊपर जो ट्रांजैक्शन है उसके लास्ट में अगर ए आएगा तो मैं आपको ऑक्सी दूंगा प्ले करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म का बर्निंग का मैकेनिज्म है। अगर इस तरह कम्युनिटी सपोर्ट करती है, ऑक्सी इन्फिनिटी की जो स्काई मेवेस टीम है उसको करती है, तो इस तरह इनके टोकन्स की प्राइसेस जो है वो आने वाले वक्त में लाजमी अप्रिशिएट होंगी। अच्छा जी, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो मजीद घेरा तंग करने के चक्रों में है। जो वहाँ की कम्युनिटी है उस हवाले से, क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, वो उसके खिलाफ जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि आपका काम है, यू आर जस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं बन सकते। आपका काम है सिर्फ फ्रेमवर्क डिफाइन करना, ना कि आपने जो कवानीन बनाए हैं उनको इन्फोर्स कराना। जबकि जो गैरी गैंसलर हैं उन्होंने अपने यूँ समझ लें कि अपने स्टाफ को दोगुना कर दिया। उसमें जो क्रिप्टो यूनिट है उनका एसईसी का, उसका स्टाफ उन्होंने ऑलमोस्ट दोगुना कर दिया है ताकि वो क्रिप्टो मार्केट को मजीद टारगेट करे, जिस पे वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं वो अच्छी खासी तनकीद कर रहे हैं एसईसी के ऊपर। लास्ट में ये दो न्यूज़ आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। ये पोल्का डॉट के ऊपर जो पैरा चेन्स हैं उनकी कम्युनिकेशन और मैसेजिंग को बाकायदा तौर पे लाइव कर दिया गया है। पैरा चेन्स क्या है, पोल्का डॉट क्या है? पोल्का डॉट हाईली एक अंडर वैल्यू क्रिप्टो करेंसी है। अगर तो मार्केट इस साल बुलिश हो जाती है आइंदा चंद महीनों के अंदर, इस वक्त पोल्का डॉट पे की गई इन्वेस्टमेंट, मेरा मानना यह है कि आपको 100 गुना, एटलीस्ट 100 गुना आपको प्रॉफिट दे सकती है। अगर मार्केट बुलिश एक रन लेती है तो ये बेहतरीन टाइम है इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में, सेफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें आप। अगर मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है तो पैनिक ना हो, मजीद नीचे से आप खरीदारी आप कर सकते हैं। तो पोल्का डॉट इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स आप कहा जाता है। ये जितनी इनकी पैरा चेन्स हैं, यानी एक इनकी मेन चेन है जिसको रिले चेन बोलते हैं, वहां पे सिक्योरिटी सेटलमेंट होती है। जबकि इसके ऊपर पैरा चेन्स हैं, वो पैरा चेन ना सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं बल्कि जो मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बाय सेइंग कम्युनिकेशन मेरा मतलब यह है कि एक ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन दूसरी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन पे जा सके। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड में फंड्स पड़े हुए हैं तो आप वहां से फंड्स आप एचबीएल में भी भेज सकते हैं, आप किसी भी बैंक में भेज सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। तो इसी तरह अगर क्रिप्टो करेंसीज की ब्लॉकचेन भी इसी तरह हो जाए कि हम बीटीसी को हम इथीरियम में बेच सकते हैं, हम बीटीसी को हम किसी और ब्लॉकचेन में बेच सकते हैं, बाइनांस स्मार्ट चेन में बेच सकते हैं, ये जो इस तरह की कैपेबिलिटी है उसके लिए ये पोल्का डॉट जो है उसने पैराचेन की ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट में। इसके अलावा वैसे कॉस्मोस भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर हैं जो एक साथ आगे चल रहे हैं इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन के नाम से। अच्छा, वैसे आपको बताता चलूं, कॉस्मोस ऑलरेडी आइटम जिसका टोकन है वो ऑलरेडी काफी हद तक सक्सेसफुल है इस हवाले से। जबकि पोल्का डॉट जो है अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। इन्होंने 100 पैराचेन्स करनी थी, अभी मेरा ख्याल है इन्होंने शायद कोई 10-20 के करीब की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अभी इन्होंने मजीद ऑप्शंस करनी है अपने पैराचेन्स की। लास्ट में जी ये सोलाना पे की ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट उन्होंने ऑप्शन जो है वो अपडेट किया है। इससे ये होगा कि आने वाले वक्तों में जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अपना वीज़ा मास्टर कार्ड दे के तो पेमेंट कर लेते हैं, इसी तरह ये जो सोलाना पे है, अगर ये जिस तरह चल रहे हैं, अगर ये इसी तरह पॉपुलर हो जाता है तो आने वाले वक्तों में आपके पास सोलाना पे का कार्ड होगा, आप मर्चेंट्स के पास जाएंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे और वहाँ अपने उस कार्ड के ज़रिए, सोलाना के ज़रिए आप वहाँ पे पेमेंट्स वगैरह कर सकेंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
दोबारा माफ़ी चाहता हूँ अगर इस सारे पीरियड के दौरान आपको मेरी गैर मौजूदगी जो है वो नापसंद आई है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि अब मैं आपके साथ अटैच रहूँगा, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं पड़ता है तो। अल्लाह हाफिज़।